हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन हमें जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इन्फ्लुएंज़ा के, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है। या तो उसकी सीवियरिटी कम करती है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से जो इलनेस होती है, निमोनिया होता है, या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन कम करती है, या फिर आपको जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होती है उसको कम करती है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हम ये बोलें कि 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है तो ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कुछ लोगों में प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है और कुछ लोगों में कम मिलता है। तो हर साल ये वैक्सीन लगानी होती है। ये लगभग जुलाई अगस्त से लेके नवंबर के बीच में हम लगाते हैं, सर्दियाँ आने से पहले, क्योंकि ठंड में इन्फ्लुएंज़ा वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, सीवियरिटी कम करने के लिए हम इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड में सिंगल डोज लगाते हैं। और इसका जो स्ट्रेन होता है वो हर साल बदल जाते हैं। तो हमें लेटेस्ट स्ट्रेन वाली जो होती है वही वैक्सीन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि जो लेटेस्ट स्ट्रेन वाली वैक्सीन होती है उसको आने में टाइम लगता है। कई बार वो जैन फेब तक आती है तो वो लेट लग पाती है। ठीक है, तो लेट जिनको बार बार इन्फ्लुएंज़ा होता है तो वो अपनी मार्च में जब भी लेटेस्ट स्ट्रेन वाली वैक्सीन अवेलेबल हो तो वो लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये वैक्सीन लगाते हैं तो पहले देखना पड़ता है पेशेंट को कोई फीवर ना हो, कोई इलनेस ना चल रही हो, कोई पहले से कोई निमोनिया ना हो, पेशेंट रिसेंटली डिस्चार्ज ना हुआ हॉस्पिटल से। तो अगर ऐसे पेशेंट होते हैं तो उसमें 14 दिन का ब्रेक देके, या फीवर जब पेशेंट का ठीक हो जाता है उसके बाद वैक्सीन लगाते हैं। ये नॉन डोमिनेंट आर्म में लगाई जाती है क्योंकि इसमें फिर पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है। तो ऐसा लगभग 1% लोगों में हो सकता है और कई बार बर्फ़ की सिकाई भी वगैरह वहाँ पे करनी पड़ती है हमको। और इसको हम फ्लू वैक्सीन भी बोलते हैं। और ये 6 साल से बड़े इंडिविजुअल में लगाई जाती है। 6 महीने से बड़े, 6 महीने से जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें लगाई जाती है। हाई रिस्क ग्रुप में लगाई जाती है। जैसे हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं, ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में हैं, या जिनको कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, COPD, अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, ILD अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पर हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है, या कोई इन्फ्लुएंज़ा का आउटब्रेक है, तो फिर सबको ये लगाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की वैक्सीन होती है। पहली होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्वाड्रीवेलेंट, टेट्रावेलेंट ऐसे आती है जो लगती है। जो मोस्ट कॉमन इसकी फॉर्म है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। इसके बाद आती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ये नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में आती है। ठीक है, ये यंग बच्चों के लिए नहीं सूटेबल है। जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो यंग बच्चों में नहीं लगाते, प्रेगनेंसी में नहीं लगाते, और ये नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में आती है और बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है। तीसरी होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये 18 टू 49 ईयर एज ग्रुप में लगाई जाती है और ये भी बहुत मुश्किल से मिलती है और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ये भी अवेलेबल है। तो इसके न्यू स्ट्रेन जो आते हैं तो न्यू स्ट्रेन वाली वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। ठंड आने से पहले ये लगती है, हर साल लगती है। और जो भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ वाले पेशेंट हैं या जिनके बॉडी की इम्यूनिटी वीक है उनको लगती है, या हेल्थ केयर पर्सनल में लगती है जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, या फिर इन्फ्लुएंज़ा का आउटब्रेक होता है तो फिर सभी को लगाई जानी चाहिए। और 6 महीने से बड़े इंडिविजुअल में ये लगती है। तो मैं आशा करता हूँ फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन पे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आप भी अगर इस रिस्क कैटेगरी में हैं तो मैं आशा करता हूँ आपने भी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन अभी तक लगवा ली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।